हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है वह है सिंधु नदी तंत्र। लेकिन सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हमें अपनी पुरानी क्लास का रिकैप करना है। और पुरानी क्लास का जो हम रिकैप करेंगे उसमें हमें ये देखना है कि हमारी जो पुरानी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था भारतीय नदियों का वर्गीकरण। और जब भारतीय नदियों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उसको दो भागों में हमने बांटा। पहला क्या था, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। और उत्पत्ति के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था उसको दो भागों में बांट लिया गया। पहला कौन सा हो रहा है, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अर्थात वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय पर हो रही है और दूसरी वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत पर हो रही है। उसको अब हिमालयी नदी तंत्र को देखते हैं तो उसको मुख्य रूप से तीन भागों में, कौन कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों की यदि हम बात करते हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई नदियाँ तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कौन कौन सी आ जाएंगी, आपकी नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, मांडवी, भरतपुजा, शरावती, पेरियार, ठीक है। इसके अलावा भी है माही नदी है और लूनी नदी है और कौन सी है, साबरमती नदी है। लेकिन जब हम इन नदियों का अध्ययन संगम के आधार पर करते हैं तो संगम के आधार पर जब हम इन नदियों का अध्ययन करते हैं तो संगम के आधार पर भी इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। और संगम के आधार पर जब दो भागों में बांटा गया है तो उनमें से पहली नदियाँ हमने क्या पढ़ा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखें तो कौन सी आ जाएगी, गंगा आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, उसके अलावा कौन सी आएगी, दामोदर आ जाएगी, हुगली नदी आ जाएगी, उसके अलावा स्वर्ण नदी है, बैतरणी नदी है, महानदी है, उसके बाद कौन सी है आपकी ऋषिकुलिया नदी है, गोदावरी नदी है, उसके बाद से कौन सी है, कावेरी, कृष्णा है, कृष्णा के बाद कावेरी है, कावेरी के बाद कौन सी है, पेन्नार नदी है, ताम्रपाणी नदी है, वैगई नदी है, ठीक है। उसके बाद यदि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे तो सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी, लूनी नदी है तो वो कच्छ के खाड़ी में ही विलीन हो जाती है। उसके बाद से यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नदी आ जाएगी, साबरमती आ जाएगी, महानदी, सॉरी, साबरमती के बाद कौन सी आ जाएगी, माही नदी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा है, ताप्ती है, गोवा में प्रवाहित होती है कौन सी, मांडवी नदी। उसके नीचे कर्नाटक में आएंगे तो शरावती नीचे, उसके नीचे आएंगे तो बड़ी नदियों में भरतपुजा और पेरियार नदी हैं। ये नदियां हैं जो क्या करती हैं, संगम के आधार पर दो भागों में बढ़ती हैं। इन नदी तंत्रों में से हम सबसे पहले हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। और हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे तो हिमालयी नदी तंत्र का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान देना है कि हम इसके अंतर्गत उन्हीं नदियों का अध्ययन करेंगे जिन नदियों का उद्गम कहाँ पे हुआ है, हिमालय पर्वत पर हुआ है। जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत पर हुआ है उन्हीं नदियों का अध्ययन करेंगे। और जब इन नदियों का अध्ययन करेंगे तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर क्या है। तो हिमालयी नदियों का जन्म हिमालय पर हुआ है, ऊंचाई अधिक है इसलिए वहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं। और बर्फ़ पाए जाने की वजह से वही बर्फ़ इनको पूरे वर्ष जल देने का काम करते हैं। इसलिए हिमालयी नदियाँ सदा नीरा नदियाँ होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सिर्फ और सिर्फ मौसमी होती हैं। जब बस बरसात होती है तो उनमें पानी देखने को मिलता है, वर्षा ऋतु के बाद उसमें पानी देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमारी हिमालयी नदी तंत्र की पहली नदी तंत्र की हम चर्चा करेंगे और उस नदी तंत्र का नाम क्या होगा, सिंधु नदी तंत्र होगा। सबसे पहली नदी तंत्र कौन सी होगी, सिंधु नदी तंत्र। और इस सिंधु नदी तंत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इस सिंधु नदी तंत्र को हम देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कहाँ हो रहा है। तो सिंधु नदी तंत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है जो तिब्बत में पाया जाता है। और तिब्बत पर नियंत्रण किसका है, चीन का। तो उस तिब्बत में जो भाग पाया जाता है उस भाग को हम कहते हैं कैलाश श्रेणी। और इसी कैलाश श्रेणी के पास में मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील के निकट चेमालुंगडुंग ग्लेशियर, कौन सा, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर। और चेमालुंगडुंग ग्लेशियर के ही हिस्से में एक और ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। उस बोखरचू हिमनद से निकलती है ये नदी और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व दिशा का मतलब क्या होता है इसको देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी मैप का हम अध्ययन करते हैं तो यह हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ के ठीक अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। हमेशा मानचित्र में आपका जो राइट हैंड साइड है ईस्ट को इंडिकेट करेगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमेशा वेस्ट को इंडिकेट करेगा। और हम क्या बोल रहे हैं, जो सिंधु नदी है अपने उद्गम स्थल से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो जरा इसको देखेंगे तो यह कौन सा होगा, उत्तर पूर्व होगा, इसमें बहेगी नहीं बहेगी। यह कौन सा होगा, पूर्व और दक्षिण होगा, इसमें भी नहीं बह रही। यह कौन सा है, पश्चिम और दक्षिण है तो इसमें भी नहीं बचेगा। तो बचा कौन सा, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होती है, मतलब इस दिशा में सिंधु नदी प्रवाहित होने का काम करती है। ठीक है।
तो सिंधु नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, और जब उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है तो वह भारत में जिस स्थान से प्रवेश करती है वह स्थान भारत का लद्दाख केंद्र शासित राज्य है, और उस लद्दाख के डमचौक नामक स्थान से, कौन सा, डमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब प्रवेश करती है तो शुरू में ही लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट देती है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। और जब लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है तो आगे चलती है, चलते चलते फिर पहुंचती है लद्दाख में, लद्दाख के अंतिम छोर पे जिसको गिलगिट के नाम से जानते हैं, गिलगिट वाला स्थान जो है उस हिस्से में पहुंचती है। और उस हिस्से में जब पहुंचती है तो यह भारत को छोड़ती है, और भारत को जब छोड़ती है तो वो पहुंचती है कहाँ पे, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पहुंचती है तो किस स्थान से यह नदी भारत को छोड़ रही है, तो चिल्लासा नामक स्थान है। पाकिस्तान में प्रवेश किस स्थान से कर रही है, तो चिल्लासा नामक स्थान से। तो चिल्लासा नामक स्थान से भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और जब भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यह पाकिस्तान की एकमात्र नदी तंत्र है। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई बड़ी नदियां नहीं हैं, अर्थात पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा के रूप में भी यह नदी कार्य करती है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है तो दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है, और जब दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है तो गुजरात के, और जो गुजरात का हमारा कच्छ की खाड़ी है उसके और पश्चिम में क्या करती है, जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसी के पश्चिम साइड में पाकिस्तान का प्रमुख शहर बंदरगाह, कौन सा, कराची स्थित है। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि कराची के पूर्व सिंधु नदी अरब सागर में गिर करके अपना डेल्टा बनाने का काम करती है। आगे और चलेंगे तो अब सिंधु नदी की सहायक नदियों की यदि बात करते हैं तो सहायक नदियों का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। पहला कौन सा होगा, बाएं तट की सहायक नदियाँ, और दूसरा कौन सा होगा, दाएं तट की सहायक नदियाँ। दोस्तों यहाँ पे बड़ी असमंजस्य की स्थिति बन जाती है, हम कैसे मानेंगे कि कौन सी नदी बाएं तट की है और कौन सी नदी दाएं तट की। बिल्कुल आसान सा तरीका यह है कि जिस दिशा में नदी बहती हुई जा रही है उसी दिशा को मुख करके उसके तट पर खड़े हो जाओ। जैसे मान लेते हैं कोई नदी जो है पश्चिम दिशा को बह रही है और पश्चिम दिशा को आप भी मुँह करके उसी के तट पे खड़ा हो जाओ, तो जो आपका बायां हाथ है तो नदी के बाएं तट को दिखाएगा, और जो आपका दायां हाथ है वो नदी के दाएं तट को मिलाएगा। अर्थात जो दाहिने तरफ से नदियां आएंगी वो दाएं तट की सहायक नदियां, और जो बाएं तट की नदियां होंगी वो बाएं तट की सहायक नदियों के नाम से जानी जाएगी। अब तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए। जैसे मान लेते हैं नदी पश्चिम दिशा को बह रही है तो पश्चिम दिशा को मुख करके खड़े हो जाओ, और जब पश्चिम दिशा को मुख करके उसी नदी के तट पर खड़े हो जाओगे तो जो बायां हाथ होगा वो बायां तट दिखाएगा, और जो दाहिना तट होगा वो दाहिना तट। अर्थात दाहिने तट से आने वाली नदियां दाएं तट की सहायक नदियां, और बाएं की तरफ से आने वाली नदियां बाएं तट की सहायक नदियों के नाम से जानी जाएगी। तो इस तरह से नदी तथा नदी की सहायक नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, और जिन दो भागों में बांटा गया है वो बाएं तट की सहायक नदियां और दाहिने तट की सहायक नदियां। तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां बाएं तट की हैं और कौन कौन सी नदियां दाहिने तट की। सबसे पहले हम दाहिने तट की नदियों की बात करेंगे तो भारत में ही एक नदी पाई जाती है जो काराकोरम श्रेणी के आसपास है, उसका नाम है श्योक नदी, और श्योक नदी के पास ही नुब्रा नदी है, और नुब्रा नदी घाटी से ही होकर के हम सियाचिन ग्लेशियर जाने का काम करते हैं। नुब्रा नदी घाटी से ही होकर के हम सियाचिन ग्लेशियर जाने का काम करते हैं, और वहीं पे एक भारत का विवादित स्थान है, ठीक है, वहीं पे एक भारत का जो विवादित स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, गलवान घाटी। गलवान घाटी, चूँकि एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार पीसीएस या शायद मुझे लग रहा है कि जीआईसी पीजीटी में, जीआईसी में या पीसीएस में, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, लेकिन पीसीएस या जीआईसी में क्वेश्चन पूछा था कि पोंगोंग आधा तो आसो पे ओ का मात्रा, पोंगोंग तसो झील विवादित है किसके किसके मध्य, चाहे भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है, या भारत में भी है और चीन में भी है तो चीन में नहीं तिब्बत में, लेकिन उस पर नियंत्रण चीन का ही है तो इसलिए चीन ही मानते हैं, तो वह भारत और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है, और यही क्वेश्चन पीसीएस में उठा करके दे दिया था। और उसका अधिकतम हिस्सा कहाँ पे है, चीन में, और कम हिस्सा भारत में, तो उस हिस्से में सीमा को लेकर के विवाद होता है, और जब सीमा को लेकर के विवाद होता है सैनिक आपस में लड़ते हैं, और सैनिक आपस में लड़ते हैं तो वही दो देशों के बीच विवाद का केंद्र हो जाता है, और जब विवाद का केंद्र हो जाता है तो एग्जाम में परीक्षकों के लिए आसान हो जाता है, वहीं से क्वेश्चन उठा करके हमें दे देते हैं। तो हम इन चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यदि इस क्लास को आपने पढ़ लिया ढंग से तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि किसी और चैनल को
सिंधु नदी तंत्र के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं विश्वास आपको दिला रहा हूँ कि इस तरह से इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। अब देखते हैं हम इस सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह हमारा ब्लैंक मैप, जो ब्लैंक मैप है इसमें, अच्छा एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ, मैप की जितनी हमें आवश्यकता होगी हम उतना ही मैप बनाने का काम करेंगे। और इसको तो आप देख ही रहे होंगे, चूँकि पिछले लगभग हमें लग रहा है कि 15-20 वीडियो पढ़ चुके हैं भारत के भूगोल पे, और जब 15-20 वीडियो पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अब कवर हो गई होगी। यह हिस्सा कौन सा होगा? यह हिस्सा पूरा लद्दाख का। लद्दाख के नीचे आएंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा? जम्मू कश्मीर। और यह वाला कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और यह कौन सा? पंजाब। और यह हिस्सा कौन सा? उत्तराखंड। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान। लेकिन हमें ना राजस्थान का अध्ययन करना है, ना उत्तर प्रदेश का, और ना ही उत्तराखंड का। हमें करना किसका है? लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का और पंजाब का करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इतने ही मैप को बनाए हैं। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, भारत का यह हिस्सा जो है आप हमारी पहली वीडियो में देखे होंगे, यह हिस्सा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंतर्गत आ गया है, जो चीन के अंतर्गत है, और इसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और यह हिस्सा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ से ऐसे, यह हिस्सा जो है किसके अंतर्गत आ गया? POK के अंतर्गत आ गया है। इसको LOC के द्वारा अलग किया जाता है, अर्थात पाक ऑक्युपाई कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। बचा हमारा यही हिस्सा, हमें यही पढ़ना है। लेकिन अब हम अपने नदी तंत्र की चर्चा करेंगे, और नदी तंत्र की चर्चा करेंगे तो कुछ पर्वत श्रेणियों को भी हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। और क्वेश्चन क्या पूछता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, श्योक तथा सिंधु के मध्य विभाजक, जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? कौन सी? सिंधु तथा श्योक के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होने का काम करती है? चाहे ऐसे भी पूछ सकता है, जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ों को मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपको पुनः सिंधु नदी तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, और एक तरह से रिवीजन भी होगा, हमारी जो पर्वत श्रेणियाँ थी उन पर्वत श्रेणियों का रिवीजन भी होता चलेगा। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है हमारे भारत की, उस पर्वत श्रेणी को नाम क्या दिया गया? इसको नाम क्या दिया गया? मैं पहले ही बताया हूँ, इसका नाम क्या है? जास्कर श्रेणी, अरे सॉरी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, यह क्या है? काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी के ही दक्षिण में यदि देखेंगे, इस हिस्से में एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लद्दाख। और इसी के नीचे यदि आएंगे तो एक और पर्वत श्रेणी हमारी मिल जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कैलाश। और यहाँ पे हम आते हैं इस हिस्से में, तो इस हिस्से में जो पर्वत श्रेणी मिलती है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है? जास्कर श्रेणी। मैं इन श्रेणियों का नाम लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? लद्दाख। और इसका नाम क्या होगा? कैलाश। और इसका नाम क्या होगा? जास्कर। इसका भी नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जास्कर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पर्वत श्रेणियाँ मिलकर के ही ट्रांस हिमालय का निर्माण भी कर रही थी। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों मिलकर के किसका निर्माण कर रही थी? ट्रांस हिमालय का निर्माण कर रही थी। अब यहीं से हम सिंधु नदी पढ़ने का काम करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, सिंधु नदी हम पढ़ेंगे तो जो मुख्य नदी है ग्रीन पेन से, और सहायक नदियों को ब्लू पेन से बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक झील है, और इस झील की यदि हम बात करें, चूँकि इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इधर मैं इस हिस्से में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक झील पाई जाती है, ठीक है। और इस झील को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको नाम दिया गया है चोमा लुंगमा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेमा यंगडुंग, चेमा यंगडुंग, नाम क्या है? चेमा यंगडुंग। यह क्या है? ग्लेशियर। यह क्या है? ग्लेशियर। यह है आपका ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर को और भी नाम दिया गया है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है। और दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी है, और उसको हम कहते हैं बोखर
चू हिमनद। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक हिमनद से क्या हो रही है, यह नदी निकलने का काम करती है। और यह नदी जब यहाँ से निकलती है तो उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, और जब उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तो यह नदी देखेंगे यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है, और यहाँ से ऐसे यह नदी निकलने का काम करती है। यह नदी यहाँ से निकलती है, और इस हिस्से में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या, यहाँ पे यह जलीय भाग है, और जो यह जलीय भाग है इसी जलीय भाग में का नाम क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो यह अरब सागर में आकर के क्या करती है, अपना डेल्टा बनाने का काम करती है। और यहीं पे एक शहर स्थित है, इस शहर के बारे में मैं बताया हूँ, इसका नाम क्या है, कराची। इस शहर का नाम क्या है, कराची शहर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, जास्कर। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख। अर्थात सिंधु नदी तंत्र जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक स्थान आता है, स्थान का नाम क्या है, दम चौक। इसका क्या नाम है, दम चौक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दम चौक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि दम चौक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दमचौक नामक स्थान, और यह दमचौक है कहाँ पे, यह कहाँ पे पड़ता है आपका, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, यह दमचौक कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तो लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है, तथा भारत में प्रवेश करने के बाद एक स्थान पे लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण दिशा से प्रवाहित होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे। और इस स्थान के यदि नाम की हम बात करते हैं तो इस स्थान का नाम यहाँ पे देखिए क्या है, इस स्थान का नाम है, यहाँ पे यदि देखते हैं तो इसका नाम है चिल्लासा। ठीक है, इस स्थान का नाम जो है वह क्या है, चिल्लासा है, चिल्लासा। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया, चिल्लासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन गया, अगला क्वेश्चन यह बन गया कि सिंधु नदी किस स्थान से क्या करती है, भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो चिल्लासा जो स्थान है उसी स्थान से क्या करती है, सिंधु नदी देखिए यहाँ पे भारत को छोड़ करके और कहाँ पे, पाकिस्तान में प्रवेश कर दे रही है। एक चीज़ विशेष रूप से याद रखने वाली बात है कि जहाँ पे सिंधु नदी भारत को छोड़ती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, वहीं पे जास्कर श्रेणी को काटती है, और जास्कर श्रेणी को काट करके 5300 मीटर गहरे गाज का निर्माण करती है, और इसको माना जाता है कि यह विश्व का सबसे गहरा गाज है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे देखेंगे, यहीं पे क्या है आपका बुंगी नामक स्थान है। बुंगी नामक स्थान पे सिंधु नदी जास्कर श्रेणी को काट करके विश्व के सबसे गहरे गाज अर्थात बुंगी गाज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग कितनी है, 5300 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर नीचे। ठीक है, तो बुंगी नामक स्थान पे जास्कर को काट के विश्व का सबसे गहरा गाज बुंगी गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है, सिंधु नदी करने का काम करते हैं। इसको मैं मेंशन नहीं करूंगा, इसको आप हमारी आवाज से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुंगी नामक स्थान पे ये काम हो रहा है। आगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, बुंगी, यहीं पे मैं बुंगी लिख दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, यहीं पे मैं बुंगी लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, बुंगी। ठीक है, तो बुंगी नामक स्थान पे क्या कर रही है, सिंधु नदी किसको काट रही है, जास्कर श्रेणी को काट करके गाज का निर्माण कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिंधु नदी हो गई, और सिंधु नदी की लंबाई देखते हैं 2880 किलोमीटर।
सिंधु नदी की लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर, लेकिन यह नदी भारत में कम प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में ज़्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आगे अब चलते हैं। सिंधु नदी तो हमने देख लिया। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे, मानसरोवर, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडुंग ग्लेशियर या बोखलचू हिमनद से निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, दमचौक नामक स्थान पे भारत में प्रवेश करती है तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके उसके दक्षिण से प्रवाहित होते हुए क्या करती है बुंगी नामक स्थान पर किसको, जास्कर श्रेणी को काट करके विश्व के सबसे गहरे गार्ज बुंगी गार्ज लगभग 5300 मीटर का निर्माण करती है और वहीं से चिल्लासा नामक स्थान से भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पुनः जाकर के कराची के पूरब या कराची के पूर्व दिशा में किसमें, अरब सागर में मिलने का काम करती है और अरब सागर में ही अपना डेल्टा बनाती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 2880 किलोमीटर। अब दोस्तों हम बात करेंगे तो सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो सहायक नदी आएगी उस सहायक नदी की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सहायक नदी का नाम क्या होगा, यहीं से देखेंगे, यहाँ से जो सहायक नदी आ रही है, देखिए यहीं पे एक पाया जाता है क्या, हिमनद पाया जाता है। यहाँ पे एक क्या है, हिमनद है और इस हिमनद को नाम क्या दिया गया है, इस हिमनद को नाम दिया गया है सियाचिन हिमनद। इस हिमनद का नाम क्या है, सियाचिन हिमनद। और सियाचिन हिमनद के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह विश्व का भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपसे हमारी चर्चा हुई थी कि जास्कर जो हमारी ट्रांस हिमालय जो है, उस ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनदों का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिक याद कर लीजिए, बसकर हो तो बसकर हो से ब से दो, सौ से हो, उसके बाद क से खरदोपिन, र से रेमू और हो से हिस्पन और ब से बियाफो बातुरा और सौ से ससामी और सियाचिन। ये हिमनद आपको ट्रांस हिमालय के हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमनद पाया जाता है उस हिमनद का क्या नाम है, सियाचिन हिमनद। और सियाचिन हिमनद से एक नदी निकलती है और यह नदी ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे और ऐसे प्रवाहित होकर के, और यह भी क्या करती है, देखेंगे यहाँ पे लद्दाख श्रेणी को काट रही है और लद्दाख श्रेणी को काट करके क्या करती है, सिंधु में मिल जाती है। तो सिंधु की सहायक कौन सी पहली नदी का नाम क्या हो जाएगा, श्योक नदी। इस नदी का नाम क्या होगा, श्योक नदी। ठीक है, तो सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या हो जाएगा, श्योक नदी। और एक चीज में पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर को जाने का मार्ग है, तो सियाचिन ग्लेशियर को जाने का मार्ग कौन सा है, नुब्रा नदी घाटी। ठीक है, यहीं पे क्या है, यह है नुब्रा नदी घाटी। इसका नाम क्या है, नुब्रा नदी घाटी। नुब्रा नदी घाटी है। तो नुब्रा नदी भी क्या करती है, श्योक में मिलने का काम करती है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, जब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अगली नदी हमारी कौन सी मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एक आपका विवादित स्थल है और इसको पीसीएस में पूछा था अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बताया हूँ। तो यहीं पर पाई जाती है गलवान घाटी। यहीं पर पाई जाती है कौन सी, यहीं पर पाई जाती है गलवान घाटी। इसका क्या नाम है, गलवान घाटी। गलवान घाटी, और गलवान घाटी भी क्या है, विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। ठीक है, यह भी विवादित है। तो किसके किसके मध्य विवादित होगा भैया, तो यह अक्साई चीन का हिस्सा है, तो इसका मतलब चीन और भारत के साथ विवादित होगा। कौन सा, गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी दोस्तों, यहीं पे एक झील पाई जाती है और एक जो झील पाई जाती है उस झील की अवस्थिति कुछ यहाँ पे है। उस झील की अवस्थिति को यदि हम देखें तो वह झील जो है यहाँ पे ऐसे पाई जाती है, यहाँ पे ऐसे पाई जाती है। और इस झील की यदि हम बात करते हैं तो इस झील का नाम क्या रखा गया है, इस झील के नाम को हम देख लेते हैं, पोंगोंगसो झील। और यही झील तो है जिसके बारे में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि यह झील कहाँ पे है, तो यही झील कहाँ पे, हमारे लद्दाख या अक्साई चीन वाले हिस्से में पाई जाती है, पोंगोंगसो झील। ठीक है, तो यह भी विवादित है। 3 विवादित स्थलों का नाम हमने यहाँ पे पता किया। पहला कौन सा, गलवान घाटी, लद्दाख में पाया जाता है, जो अक्साई चीन है उसके अंतर्गत। दूसरा पोंगोंगसो झील है, यह भी विवादित है। क्यों विवादित है, जली भाग है और जली भाग होने के नाते वहाँ पे सीमा का निर्धारण मुश्किल हो जाता
जाता है, इसलिए यह भी विवादित है। उसके बाद दमचौक, यह भी कौन सी सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इसलिए यह भी क्या है, विवादित है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के ये विवादित स्थल हो गए। और सिंधु नदी की सहायक नदी का क्या, सिंधु नदी की पहली सहायक नदी का क्या नाम है, श्योक, और श्योक की सहायक नदी का क्या नाम है, नुब्रा, और नुब्रा नदी घाटी से ही होकर के हम सियाचिन ग्लेशियर को जाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो अगली नदी का नाम क्या है, अगली नदी महत्वपूर्ण नदी। महत्वपूर्ण नदी क्यों है, तो महत्वपूर्ण नदी क्यों है ये भी मैं बताने का काम करूंगा। यहाँ से एक नदी आती है जिस नदी को नाम दिया गया है हुंजा नदी। ठीक है, इस नदी को नाम क्या दिया गया है, इस नदी का नाम है हुंजा नदी, हुंजा नदी। और हुंजा जो नदी है यह भी क्या है, महत्वपूर्ण नदी है। क्यों महत्वपूर्ण है कि प्राचीन सिल्क मार्ग की एक शाखा भारत में यहीं से प्रवेश करती थी। इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं नोट करूँगा तो ऐसे लिखता हूँ, प्राचीन सिल्क मार्ग की एक शाखा यहीं से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ भी देख लेंगे कि प्राचीन जो सिल्क मार्ग था, रेशम मार्ग, जिससे चीन के साथ पश्चिमी देशों का व्यापार होता था, उसकी एक शाखा भारत में किस नदी से प्रवेश करती थी, तो उस नदी का नाम क्या था, हुंजा नदी घाटी था। तो हुंजा नदी से सिल्क मार्ग की एक शाखा भारत में प्रवेश करने का काम करती थी। उसके बाद अगली नदी की यदि हम बात करते हैं तो अगली नदी हमारी आ जाएगी, और उस अगली नदी का नाम क्या होगा, इस हिस्से से प्रवाहित होकर के आती है, और यह नदी यहीं पर मिलने का काम करती है। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है गिलगिट नदी। इसका क्या नाम है, गिलगिट नदी नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गिलगिट नदी। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, भारत में सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ किस तट की, दाहिने तट की। कौन कौन सी, श्योक है, हुंजा है और गिलगिट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियां हैं जो भारत में तो नहीं मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मिलने का काम करती हैं। और पाकिस्तान में मिलती हैं तो एक नदी यहाँ से आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काबुल नदी। और काबुल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, स्वात नदी नाम है, स्वात नदी है। तो स्वात नदी किसकी सहायक है, काबुल की। और काबुल से किसकी सहायक है, तो काबुल सिंधु की। कहाँ पे मिलती है, तो पाकिस्तान में मिलती है। उसके बाद आगे चलते हैं तो कौन सा है, गोमल नदी, गोमल के बाद कौन सी है, कुर्रम है। तो ऐसे नदियां हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जब हम पाकिस्तान का भूगोल पढ़ेंगे, मतलब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें इस चीज़ को हम कवर करने का काम करेंगे। फिलहाल हम जो भूगोल भारत का पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर दिशा से या दाहिने तट से सिंधु में मिलने वाली सहायक नदियों में 3 नदियां विशेष रूप से कौन कौन सी, श्योक है, कौन सी है, हुंजा है, और कौन सी है आपकी गिलगिट नदी है। ठीक है, और ये तीनों नदियां भारत में ही किस में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिलने का काम करती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर दिशा से आने वाली या दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियां आपको याद हो गई होंगी, या तो आप नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, कौन सी, श्योक नदी, श्योक के बाद हुंजा नदी, और हुंजा के बाद कौन सी, गिलगिट नदी। अब देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पे हमने देखा है कि पढ़ाया कैसे जाता है कि सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियां बस 5 नदियां, और 5 ही नहीं है, और भी नदियां हैं, उनको तो जिक्र ही नहीं किया जाता है। लेकिन हम आज आपको बताने का काम करेंगे, और जब हम आपको बताने का काम करेंगे तो इसको देखिए किस किस नदी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले भारत में सिंधु में दाहिने तट से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, कौन सी, सिंधु में दाएं तट से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है, वो भी कहाँ पे, भारत में। तो उस नदी का नाम क्या है, जास्कर नदी। और जास्कर नदी यहीं से निकल करके कहाँ पे आकर के यहाँ पे मिलने का काम करती है। तो इसको नाम दिया गया है कौन सा, जास्कर नदी।
इसका नाम क्या है? जास्कर नदी। मतलब जास्कर नदी क्या है? जास्कर श्रेणी से निकलती है और सिंधु में दाहिने तट से मिलने वाली भारत की प्रथम सहायक नदी है। लेकिन इससे भी मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, सहायक नदियाँ अक्सर जिस दिशा से मुख्य नदी आती है लगभग उसी दिशा से आकर के मिलने का काम करती हैं। लेकिन एक और सिंधु की सहायक नदी है जो विपरीत दिशा से आकर के सिंधु में मिलने का काम करती है और उस नदी का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1998-99 का युद्ध उसी नदी के तट पे लड़ा गया था और उस नदी का नाम क्या होगा? उस नदी का नाम आपको मिल जाएगा कौन सा? यहाँ पे देखेंगे तो यह नदी इस दिशा में आके मिल रही है, यह नदी इस दिशा में जाके मिल रही है, यह नदी ऐसे आ रही है, यह नदी ऐसे आ रही है, यह नदी ऐसे आ रही है। इस नदी का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम जो है सुरु नदी है। इसका नाम क्या है? सुरु नदी नाम है। ठीक है, तो सुरु नदी क्या करती है? सिंधु में विपरीत दिशा से आकर के मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की विपरीत दिशा से मिलने वाली सहायक नदी का क्या नाम है? सुरु नदी। अर्थात सुरु नदी सिंधु में विपरीत दिशा से जाकर के मिलने का काम करती है और जहाँ पे सुरु नदी सिंधु में मिलती है वहीं पे एक कस्बा है और उस कस्बे का नाम क्या है? कारगिल। और यही कारगिल है जहाँ पे 1998-99 का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यहीं पे क्या पाया जाता है? यहीं पे आपका पाया जाता है जो उस शहर का नाम क्या है? या कस्बा, उस कस्बे का नाम क्या है? तो इसी का नाम क्या है? कारगिल है। इसी का नाम क्या है? कारगिल है। यही आपका क्या है? कारगिल है। ठीक है, तो कारगिल किस नदी के तट पे है? सुरु नदी। सुरु नदी किसकी सहायक है? सिंधु की। किस दिशा से मिलती है? दाहिने तट की, लेकिन विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। विपरीत दिशा का मतलब सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो सुरु नदी ऐसे जाकर के विपरीत दिशा से जाकर के मिलने का काम करती है। अब दोस्तों इसके बाद महत्वपूर्ण नदियों की हम बात करेंगे और जब महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे तो वो 5 नदियां हैं जिनके वजह से पंजाब नाम पड़ा और पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो हम अगले नदी की बात कर रहे हैं। वह नदी कौन सी है? उस नदी का नाम क्या है? आपका सबसे पहले सिंधु की सहायक। अच्छा, एक चीज और भी है, चलो याद कर लेते हैं। पहले सिंधु की सहायक नदियों का नाम बताओ। बाएं तट से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से सिंधु की सहायक नदियों को याद ही नहीं करेंगे बल्कि आप क्रम से भी कर लेंगे कि कौन सी सबसे दक्षिण में है और कौन सी सबसे उत्तर में है तथा किसका क्रम क्या है, और उसका क्रम बड़ा बढ़िया से याद होगा। कौन सा? सभ्य, राबी, चाची, झेलें। कौन सा? सभ्य, राबी, चाची, झेलें। चाची झेलें का मतलब मान लीजिए कि आपसे झगड़ा हो गई और आपसे झगड़ा हो गई तो कोई कह दिया कि क्या हुआ है, तो हमें नहीं पता है, वो चाची जानती है, चाची ही जानेगी। मतलब क्या हो गया? चाची से लड़ाई हो गई, इसलिए चाची झेलें, चाची परेशान रहे। तो इस तरह से इस ट्रिक को हम याद करने का काम करते हैं और इस ट्रिक को हम यहीं पे लिखने का प्रयास करेंगे। इस ट्रिक को जो है हम यहीं पे लिखने का काम करेंगे और जो हमारा ट्रिक है इस ट्रिक को हम देखते हैं। ट्रिक की यदि बात करते हैं तो ट्रिक क्या है? सभ्य, कौन सा? राबी, और कौन सा? राबी। हो सकता है राबी चाची का ही हमारे नाम हो, तो राबी, चाची, झेलें। चाची, और क्या करना है? इनको झेलना है भैया, झेल लो, खूब झेल लो, जितना झेलना है उतना झेल लो। देखो कौन सा? 100 से क्या हो जाएगा? 100 से होगा सतलज। 100 से क्या होगा? सतलज। ब्य से क्या होगा? ब्यास होगा। ब से क्या होगा? ब्यास होगा। उसके बाद राबी तो खुद एक नदी है। उसके बाद चाची से कौन सा होगा? चेनाब होगा। और झेलें से क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। यही आपकी 5 नदियां हैं। ठीक है, और इस 5 नदियों को ही हम क्या कहते हैं? सिंधु की सहायक नदियां कहते हैं, जो सिंधु में बाएं तट से मिलने का काम करती हैं। अच्छा, इनका क्रम भी हम देखेंगे। सबसे दक्षिण में सतलज, उसके उत्तर में कौन सा? ब्यास, उसके उत्तर में कौन सा? चेनाब, और उसके उत्तर में कौन सा? गलती क्या हो गया? सबसे दक्षिण में सतलज, उसके उत्तर में ब्यास, उसके उत्तर में राबी, उसके उत्तर में चेनाब, और सबसे उत्तर में कौन सा? झेलम। और झेलम के उत्तर में सिंधु, और सिंधु ही तो मुख्य नदी है, सिंधु की तो सब सहायक नदियाँ हैं और इन्हीं को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, और अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक स्थान पाया जाता है, एक झील पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक झील पाई जाती है और उस झील की यदि बात करते हैं तो इस झील का नाम क्या है? तो झील का नाम है शेषनाग के निकट बेरीनाग झील। शेषनाग के निकट बेरीनाग झील। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कौन सा? बेरीनाग।
बेरीनाग। तो शेषनाग के निकट बेरीनाग नामक एक झील पाई जाती है, और जो शेषनाग के निकट बेरीनाग नामक झील पाई जाती है, उसी बेरीनाग नामक झील से नदी निकलती है, और जब निकलती है तो यहीं पे पहुंच जाती है, और यहाँ पे जैसे ही पहुंचती है तो इसको क्या मिल जाता है, एक झील मिल जाती है, और उस झील से होकर के वह नदी क्या होती है, प्रवाहित होने का कार्य करती है। देखिए सिंधु नदी का झेलम नदी के उद्गम की बात करते हैं, तो उद्गम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के निकट बेरीनाग नामक झील से निकली है, और जब बेरीनाग नामक झील से निकली है तो यह पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, और जब पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तो थोड़ा सा मैदानी भाग मिलता है, समतल भाग मिलता है, और उसी भाग में यह झेलम नदी क्या करती है, एक झील से होकर के प्रवाहित होती है, और उस झील का नाम क्या है, बुलर झील। और यह बुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और यह हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, और कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चन यह है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील का नाम बताइए। भारत की सबसे बड़ी तो मैंने बता दिया, कौन सी, बुलर झील, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील का नाम आप बताएंगे। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें उस झील का नाम मैंने लिया है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील आपको बताना है कमेंट सेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस नदी का नाम क्या है, झेलम। झेलम का उद्गम कहाँ पे हुआ है, शेषनाग के निकट बेरीनाग से। यह कहाँ पे पहुँच रही है, यह पहुँचती है एक झील में, और उस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है बुलर झील। इसका क्या नाम है, बुलर। और बुलर क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह कहाँ, किस शहर में है, तो श्रीनगर में। श्रीनगर किस नदी के तट पे बैठा हुआ स्थित है, तो उस नदी का नाम क्या होगा, झेलम नदी। इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है, इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है। और उस सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसको जरा मैं हरे पेन से बनाऊंगा, नीले से ही रहने दीजिए, क्योंकि यह सहायक नदी है इसलिए इसको नीले से ही रहने देते हैं। ठीक है, नीले से रहने दीजिए। यहाँ पे जो झीलें पाई जा रही हैं उन झीलों का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, झीलों को एक ग्रीन कलर से और एक को इस कलर से। ठीक है, तो बुलर झील, अच्छा झेलम नदी जैसे ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुँचती है तो लगभग 80 किलोमीटर लंबा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कितना, लगभग 80 किलोमीटर लंबा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम है आपका मुजफ्फराबाद से मंगला तक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। और यहाँ पे जो नीचे वाला है इसका क्या नाम है, मांगला। ठीक है, तो दो शहरों के बीच में लगभग 80 किलोमीटर की सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है, झेलम नदी। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मांगला तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, और यह सीमा लगभग कितनी होती है, 80 किलोमीटर। और यह नदी उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए ट्रिम्पू नामक स्थान पे किसमें, चेनाब में मिलने का काम करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि जो हमारा झेलम नदी है, इस झेलम की सहायक नदी का नाम क्या है, तो इस झेलम की सहायक नदी एक है, इसका नाम क्या है, किशन गंगा। इस नदी का नाम क्या है, किशन गंगा नदी। ठीक है, इसका नाम है किशन गंगा। नाम क्या है, किशन बस लिख दे रहा हूँ मैं, किशन गंगा नदी नाम है, सिर्फ मैं किशन लिख रहा हूँ। तो किशन किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। झेलम किस झील से होकर के प्रवाहित होती है, बुलर झील से। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बुलर झील किस प्रकार की झील है, तो लोग कहते हैं नहीं, बुलर झील का निर्माण तो भ्रंशन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बुलर झील जो है एक कौन सी झील है, गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से प्रवाहित होती हैं, और उसी क्षेत्रों में क्या करती हैं, गोखुर झील या आक्सबाउ लेक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यह किस झील से होकर के प्रवाहित होती है, बुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल झील है। उसके बाद दोस्तों जब हम आगे चलते हैं तो अगली नदी हमारी मिल जाएगी अगली नदी मिलती है, और उस अगली नदी का नाम यदि देखते हैं तो कौन सा है, उस अगली नदी का नाम है चेनाब नदी। और चेनाब नदी की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में भी हम देखने का काम करेंगे। चेनाब नदी का उद्गम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी आती है कौन सी, चंद्र नदी, और दूसरी नदी आती है कौन सी, भागा नदी, और बीच में पाया क्या जाता है, बीच में एक दर्रा पाया जाता है।
बीच में क्या पाया जाता है, एक दर्रा पाया जाता है, और उस दर्रे के बाद यदि हम जल्दी चलते हैं तो यहाँ पे इस स्थान का नाम क्या है, केलांग ताड़ी। तो बस मैं ताड़ी लिख दे रहा हूँ, ताड़ी लिख दे रहा हूँ, के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, केलांग ताड़ी। ठीक है, तो केलांग ताड़ी पर नामक स्थान पे दो छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी का नाम क्या है, चंद्र, और दूसरी नदी का नाम क्या है, भागा। मतलब क्या, चेनाब नदी दो छोटी छोटी नदियों के मिलने से बनी है। पहली नदी का नाम है चंद्र और दूसरी नदी का नाम क्या है, भागा। इसलिए चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। और ये चंद्र और भागा जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये किस स्थान पर जाकर के आपस में मिलती हैं, तो उस स्थान का नाम क्या है, केलांग ताड़ी। और केलांग ताड़ी नामक स्थान पे ये दोनों नदियां मिलती हैं, और उसके बाद इसे चंद्रभागा या कौन सा, चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी जो है इस नदी की बात करते हैं तो यह यहाँ से प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर जाती है। और यह चेनाब नदी, यहीं पे मैं आपको बता दूं, इसी चेनाब नदी की यदि बात करते हैं तो रियासी जिले से होकर के प्रवाहित होती है। और अभी रियासी जिले में एक बहुत बड़ा खनिज का भंडार पाया गया है। उस भंडार को किस नाम से जानते हैं, उस भंडार का नाम बता दीजिए जिस खनिज की खोज की गई है। कमेंट में आप उसको बताने का काम करिएगा। यह नदी जो आ रही है इधर, इसका नाम क्या है, इस नदी का नाम है चेनाब नदी। इस नदी का नाम है चेनाब। इधर से आगे कौन सी, झेलम, और इधर से कौन सी आगे, चेनाब नदी आने का काम कर रही है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे चेनाब नदी, पेन से चेंज करके लिख रहा हूँ। इसका नाम है चेनाब नदी। और जो इधर से आ रही है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे इसका नाम होगा झेलम। इसका नाम क्या होगा, झेलम होगा। और यहाँ पे जो पाई जा रही है इसका नाम क्या होगा, चेनाब नदी नाम होगा। अब यदि हम आगे चलते हैं तो इसी नदी के और आसपास आएंगे तो एक दर्रा पाया जाता है। और इस दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो इस दर्रे का नाम है रोहतास दर्रा। ठीक है, और इस दर्रे से एक और नदी निकलने का काम करती है। और उस नदी की यदि बात करते हैं तो यह नदी जो है यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद इस हिस्से से प्रवाहित होकर के और आ जाती है। ये भी कहाँ पे मिल जाती है, ये भी चेनाब में मिलने का काम करती है। तो इसका नाम हो जाएगा रावी। इस नदी का नाम क्या होगा, रावी नदी। और रावी नदी कहाँ से निकल रही है, रोहतास दर्रे से निकलने का काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, रोहतास दर्रे के ही समीप से एक और नदी निकलती है, और रोहतास दर्रे के समीप व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। और व्यास कुंड नामक स्थान से निकलने के बाद यह नदी कहाँ पे आती है, आती है पंजाब, और पंजाब के हरिके नामक स्थान पे आती है। और जब पंजाब के हरिके नामक स्थान पे आती है तो वह किस में मिल जाती है, सतलज में। और वहीं हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जहां पर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली का विकास किया गया है, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। तो आगे हम चलते हैं अगली नदी की तरफ दोस्तों। तो हमारी अगली नदी का नाम क्या है, यहीं पे एक झील पाई जाती है, या इस झील को हम देखते हैं तो इसका नाम क्या है, राकस या राक्षस ताल पाया जाता है। और इसी राकस या राक्षस ताल से एक नदी निकलती है, और यह नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो यह ऐसे आती है, और ऐसे आकर के केलांग ताड़ी यहाँ पे आकर के हरिके नामक स्थान पे दोनों मिलती हैं। और यह नदी आती है तो यहाँ से पंजाब में यह भी क्या करती है, पंजाब और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, और सीमा का निर्धारण करके पुनः इस दिशा में प्रवाहित होती हैं। और ये नदियाँ यहाँ पे आती हैं तो इनको क्या नाम दिया गया, पंचनद। और पंचनद के जब आगे चलती हैं तो यहाँ पे आकर के इसका क्या नाम है, मीठनकोट में ये अपना संगम बनाने का कार्य करती हैं। दोस्तों यदि हम आगे चलें तो इसको देखते हैं तो इसका नाम क्या है, मीठनकोट नाम है, मीठनकोट। ठीक है, इसका नाम क्या है, पंचनद। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, ट्रिम्पू इसका नाम। तो ट्रिम्पू नामक स्थान पे कौन सी, झेलम नदी आकर के किस में मिल रही है, चेनाब में। तथा यहाँ पे पंचनद में पांचों नदियाँ आकर के मिलती हैं, इसीलिए इस संपूर्ण भाग को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब के नाम से जाना जाता है। और पांचों नदियों की संयुक्त धारा मीठनकोट में आकर के किस में, इस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी नाम है, सिंधु नदी में मिलने का काम करती है।
सिंधु नदी में मिलने का काम करती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो सतलज नदी है तो वह भारत में प्रवेश करती है। तो जिस स्थान से भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम यदि हम बात करते हैं तो यह है सिपकिला दर्रा। इसका नाम क्या है? सिपकिला क्या है? दर्रा है। और सिपकिला दर्रा के बारे में जब मैं दर्रा पढ़ा रहा था पिछली क्लास में तो वहाँ पे बताया था कि सिपकिला दर्रे से ही होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करने का काम करती है। किस दर्रे से? सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करने का काम करती है। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा से जैसे भारत में प्रवेश करती है तो यह पहुँचती है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से कहाँ पहुँचती है? पहुँचती है आपका कौन सा? पंजाब। और पंजाब से निकलती है तो थोड़ी दूर तक पंजाब और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और सीमा बना करके पुनः पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यह अंत में कहाँ पे? पंच नदी जाती है, और पंच नदी में किस में? चेनाब में मिल जाती है। और चेनाब तो समस्त नदियों की धाराओं को लेकर के कहाँ पे? मिठनकोट में सिंधु में मिल जाती है। और यहाँ से ये सारी नदियाँ अरब सागर में आकर के अपना डेल्टा बनाने का काम करती हैं। एक चीज़ दोस्तों देखेंगे, फिरोजपुर यह है। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है फिरोजपुर। इसका नाम है फिरोजपुर, और इसका नाम क्या है? फजिल्ला। फिरोजपुर से फजिल्ला के मध्य क्या करती है? सतलज नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। फिरोजपुर से फजिल्ला के मध्य सतलज नदी पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने का काम करती है। उसके बाद आगे देखते हैं तो इस स्थान के यदि नाम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरिके। इसका नाम है हरिके नामक स्थान पे क्या किया गया है? हरिके बैराज बनाया गया है। और इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, जो क्या है? भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान की पश्चिमी सीमा से होकर के बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि बहुत मरुस्थल था, और उस मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए, वहाँ के लोगों के कृषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? इस नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद दोस्तों यदि हम आगे चलते हैं, इसके आगे यदि चलते हैं तो एक चीज़ और देखेंगे, यहीं पे क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? तो उस बांध का नाम आप लोग बताइएगा, और उसी बांध के पीछे निर्मित एक जलाशय है, उस जलाशय का नाम। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको साफ साफ, क्योंकि भारत के भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं इसमें नदी तंत्र में सिर्फ हम नदी पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास इतनी जगह नहीं बच पाएगी कि हम इसमें बांध को दिखाएंगे, इसमें जलप्रपात को दिखाएंगे, इतनी जगह नहीं हमारे पास बच पाएगी। इसलिए भारत के बांधों का, जिस तरह से दर्रों का मैंने क्लास पर्वतों में नहीं लिया, उसी तरह से नदियों में हम किसका? जलप्रपात का तथा बांधों का भी अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि लास्ट में जैसे भारत की नदियां समाप्त होंगी तो भारत के प्रमुख जलप्रपात तथा भारत के प्रमुख बांध अलग अलग वीडियो के में हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो प्रमुख बांध होंगे 10-12 और प्रमुख जो जलप्रपात होंगे 15-20, उन सब का अलग से हम एक क्लास बना देंगे। ठीक है, तो ये सिंधु नदी हो गई। अच्छा, अब जब सिंधु नदी हो गई तो यहाँ पे एक इसका रिकैप तो हम देखेंगे, लेकिन रिकैप देखने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान देना है। और जब ध्यान देना है तो दो चीज़ें बल्कि ध्यान देंगे। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सतलज तथा रावी के बीच में भी एक दोआब है, रावी तथा चेनाब के बीच में भी एक दोआब है, सतलज तथा ब्यास के बीच दोआब, ब्यास तथा रावी के बीच दोआब, रावी तथा चेनाब के बीच दोआब, चेनाब तथा किसके? झेलम के बीच दोआब, और झेलम तथा सिंधु के बीच में भी दोआब पाया जाता है। तो इन दोआबों को किस नाम से जानते हैं? तो दोआबों के यदि नाम की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे, अच्छा ये ट्रिक तो आप लोग लिख चुके होंगे, ट्रिक आप लिख चुके होंगे, तो इस ट्रिक को मैं मिटाने का काम कर रहा हूँ। ट्रिक को जब मैं मिटाऊंगा तो अच्छा चलो ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बल्कि इस हिस्से में मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। और इस हिस्से में मैं क्या लिखूंगा? सिंधु नदी तंत्र के प्रमुख दोआब। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंधु नदी तंत्र के, इसको बल्कि थोड़ा सा मैं मिटा करके और नीचे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा करके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो इस नदी का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है? काबुल नदी, काबुल, और इसका नाम क्या है? गोमल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमारे पास जगह बच गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र के प्रमुख दोआब,
प्रमुख दोआब, सिंधु नदी तंत्र के प्रमुख दोआब। और देखिए यहाँ पे 5 दोआब पाए जाते हैं और पांचों दोआबों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला दोआब कौन सा होगा? पहले दोआब को हम बोलते हैं, उस दोआब का नाम क्या होगा? सभ्य। रुक जाइए, इस दोआब को यदि हम देखें तो पहला कौन सा होगा? 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ध्यान दे ले रहा हूँ। इसको हम कहते हैं, इसको सिंधु सागर दोआब, इसको मैं लिख रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखने का काम कर रहा हूँ। 1 दोआब, 2 दोआब, 3 दोआब, 4 दोआब और 5 दोआब। तो इसको पहले लिखते हैं, तो कौन सा होगा? सतलज, सतलज प्लस कौन सा? ब्यास के बीच, ब्यास के बीच, ब्यास, सॉरी ब्यास नदी। ठीक है, चलो यही नहीं याद आ रहा था, अब याद आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा? ब्यास प्लस कौन सा? रावी, रावी के बीच, फिर रावी प्लस कौन सा? चेनाब। ठीक है, तो उसके बाद चेनाब प्लस कौन सा? झेलम, झेलम, और फिर कौन सा? झेलम, झेलम प्लस कौन सा? सिंधु नदी के मध्य, सिंधु नदी के मध्य। ये 5 दोआब पाए जाते हैं। और दोआब का मतलब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का जो स्थल भूखंड होता है, जिसपे लोग पाए जाते हैं, जो विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये दोआब कौन सा है? तो इस दोआब को हम कहते हैं, पहला दोआब का कौन सा होगा? बिष्ट, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। देखिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम क्या है? बिष्ट दोआब, इसका नाम है बिष्ट दोआब, दोआब। ठीक है, दूसरे का नाम है बारी दोआब, बारी दोआब। उसके बाद क्या नाम है? रेचना दोआब, रेचना दोआब, दोआब। उसके बाद कौन सा है? चेज दोआब, चेज दोआब। और उसके बाद कौन सा है? सिंधु सागर दोआब। कौन सा? सिंधु सागर दोआब, दोआब पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु नदी तंत्र के 5 महत्वपूर्ण दोआब पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला आपका बिष्ट, बारी, रेचना, चेज और सिंधु सागर। इसको याद कैसे करेंगे? याद करना बहुत ही आसान है, उस आसान को हम बताने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उसमें से क्लू ढूंढना है, और क्लू जब ढूंढेंगे तो इसमें देखेंगे बिष्ट दोआब है। कौन सा? बिष्ट। और बिष्ट में ब भी है और स भी है। तो स से यहाँ पे देखेंगे, स से सतलज और ब से ब्यास, स से सतलज और ब से ब्यास, तो बिष्ट बन गया। तो मतलब क्या? सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। उसके बाद दूसरा कैसे याद करेंगे? तो दूसरा किसके किसके बीच है? ब्यास तथा रावी के बीच, तो इसको बारी बोलते हैं। तो बा से ब्यास और रा से रावी, बा से बा से ब्यास तथा रा से रावी, तो इसको क्या बोलेंगे? बारी दोआब। अच्छा, तीसरे दोआब की यदि बात करते हैं तो तीसरा दोआब कौन सा है? रेचना दोआब। तो रा से रावी और च से चेनाब, तो रेचना दोआब हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सा? चेज दोआब। तो च से चेनाब और ज से, तो झेलम लिखना होता है तो JH से हम लिखते हैं, तो ज से झेलम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा बच रहा है? सिंधु सागर, तो झेलम और सिंधु नदी तंत्र के बीच में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त। एक बार रिकैप करते हैं 2-3 मिनट के अंतर्गत, और 2-3 मिनट में पढ़ के उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। क्लास लंबी हो रही है, आप बोर ना हो इसलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ? कैलाश पर्वत के पास। कैलाश पर्वत के पास कौन सी झील है? मानसरोवर। मानसरोवर झील में कौन सा हिमनद है? तो जिसको चेमालुंग ग्लेशियर कहते हैं। वहीं पे कौन सा है? बोखरचू। और बोखरचू से निकलती है, किस दिशा में जाती है? उत्तर पश्चिम दिशा में। किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? दमचौक से। दमचौक से पहुँचती है कहाँ पे? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से प्रवाहित होती है, और लद्दाख श्रेणी से दक्षिण से प्रवाहित होकर के कहाँ पे पहुँचती है? चिल्लासा नामक स्थान से भारत को छोड़कर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी जो है कौन सी? आप लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। उसके बाद से अंत में जाकर के कहाँ पे? अरब सागर में अपना संगम बनाती है। इसके उत्तर तरफ से या दाहिने तरफ से सहायक नदियाँ कौन सी है? श्योक है, हुंजा है और गिलगिट है। और इस दिशा में आए तो कौन सी है? काबुल है और गोमल है। अब इसके बाद से दक्षिण दिशा से आने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, उस
दक्षिण दिशा की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन सी है, सतलज है, उसके बाद कौन सी है, ब्यास है, उसके बाद कौन सी है, रावी है, उसके बाद कौन सा है, चेनाब है, उसके बाद कौन सा है, झेलम है, और ये सारे हो जा रहे हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोहतास दर्रे से निकलने का काम कर रही है, और यहाँ पे कौन सा है, बाड़ा लाचा दर्रा। देखो एक चीज़ छूट रहा था, मैं इसको याद आ गया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इस दर्रे का क्या नाम है, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा मिलता है, दर्रा नहीं दर्रा होता है। और यहाँ पे इस दर्रे का क्या नाम है, रोहतास दर्रा है। तो रोहतास दर्रे के समीप से कौन सी, रावी और ब्यास नदियाँ निकलती हैं, और बाड़ा लाचा के दोनों तरफ से चंद्र और भागा नदियाँ निकलने का काम करती हैं। ये सब यहाँ पे आकर के अपना संगम बनाती हैं। दोस्तों, भारत के जलप्रपात तथा भारत के बांधों का क्लास अलग अलग से चलाया जाएगा। ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। यह पहला नदी तंत्र था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। कल की हमारी क्लास जो होगी वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर होगी, और अंत में हिमालयी नदी तंत्रों में गंगा नदी तंत्र तीसरी नदी होगी। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।